नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। अपने समसामयिक मुद्दे की जो सीरीज चल रही है उसमें आज हम चर्चा करेंगे जस्टिस संजीव खन्ना के ऊपर, जिन्होंने 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपना कार्यकाल संभाला है। 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कहाँ के चीफ जस्टिस? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। तो इससे पहले कि हम अपना लेक्चर शुरू करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अंत आते आते बहुत से लोग लेक्चर छोड़ देते हैं और अंत में जब मैं उनसे सब्सक्राइब करने को कहता हूं तो वो लेक्चर देख ही नहीं रहे होते हैं। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं लेक्चर के शुरुआत में ही सब्सक्राइब करने की अपील करूंगा। तो आपसे भी निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारी भी हेल्प होगी और आपकी भी हेल्प होगी। आपके लिए हेल्प ये होगी कि इस तरह के जो भी न्यूज़ होगी, जो भी समसामयिक मुद्दे होंगे, वो जैसे मैं अपलोड करूंगा वैसे आप तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए, उम्मीद है कि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो इस चेहरे को तो आप भली भांति पहचान रहे होंगे। ये है जस्टिस DY चंद्रचूड़। अपने फैसलों से इन्होंने कई बार सरकार को चुनौती दी है और न्याय का साथ दिया है हमेशा। और ये थे हमारे 50वें मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के। और अब जस्टिस संजीव खन्ना 51वें मुख्य न्यायाधीश बने। क्यों बने? क्योंकि जस्टिस चंद्रचूड़ रिटायर हो गए हैं। क्यों रिटायर हो गए? क्योंकि जो भारतीय संविधान में जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, उनके लिए जो रिटायरमेंट की एज निर्धारित है वो 65 वर्ष है और इन्होंने अपनी 65 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। इसलिए ये स्वाभाविक रूप से रिटायर हो गए। और उसके बाद जो सेकंड सीनियर है जस्टिस खन्ना, उन्होंने मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी संभाल ली है। हालांकि होता यह है कि जब कोई मुख्य न्यायाधीश बनता है तो उसके रिटायरमेंट में बहुत कम समय बचा होता है। तो उसका परिणाम यह है कि ये जस्टिस संजीव खन्ना के पास जो मुख्य न्यायाधीश का पद है वो मात्र 6 माह के करीब ही रहेगा। जस्टिस संजीव खन्ना टेक्स ओवर एज 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कुर्सी संभाल ली है। संजीव खन्ना सक्सीड्स जस्टिस DY चंद्रचूड़। उन्होंने जस्टिस DY चंद्रचूड़ की विरासत को संभाला है, जो कि 10 नवंबर को रिटायर हुए हैं। और ये जो है 13 मई 2025 तक, तो नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, लगभग 6 माह और 2 दिन ये जो है चीफ जस्टिस की कुर्सी संभालेंगे। और इनको जो शपथ दिलाई है वो राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने दिलवाई है। भारतीय संविधान में इसका उल्लेख है कि जो चीफ जस्टिस जब शपथ लेते हैं तो उनको राष्ट्रपति ही शपथ दिलाता है। और मंडे से जो है अपना कार्यकाल संभाल लेंगे, मतलब 11 तारीख से, अर्थात आज उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई फेमस डिसीजंस दिए हैं, जिन पर कुछ विवाद भी हुए और कुछ पर उनकी लोगों ने तारीफ भी की। जैसे उन्होंने अभी ये सितंबर 2024 में अरविंद केजरीवाल को जो है अंतरिम जमानत दी थी। ये दिल्ली के चीफ मिनिस्टर थे अरविंद केजरीवाल, उसके बाद उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और ये कुछ शराब मामले में, भ्रष्टाचार के केस में फंसे हुए थे, मनी लॉन्ड्रिंग में। उसके अलावा इन्होंने एक और बहुत ऐतिहासिक फैसला दिया कि जब इन्होंने अप्रैल 2024 में एक पिटीशन इनके सामने आई
जिसमें कहा गया कि ईवीएम को हटा करके दोबारा पेपर बैलेट से चुनाव करा जाए, तो इन्होंने कहा नहीं, ईवीएम ही सही है, अब वापस 19वीं सदी में नहीं जा सकते। तो ये दो फैसले इनके बड़े ऐतिहासिक रहे। इसके अलावा इन्होंने एक और जो है फैसला अभी बिल्कुल लेटेस्ट एक पिटीशन इनके सामने आई, जिसमें कहा गया कि ये जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसमें जो सेकुलरिज्म और सोशलिज्म शब्द है इसको हटा देना चाहिए, जो 42वें संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। तो उसके जवाब में जस्टिस खन्ना ने कहा कि जो सेकुलरिज्म है और जो सोशलिज्म है वो हमेशा से भारतीय जो संविधान है उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और उसे हटाया नहीं जा सकता है। ये कई बार कई डिसीजंस में कहा जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद लोग बार बार अलग अलग बहाने लेकर के आते रहते हैं। ये कहा जा चुका है कि जो सेकुलरिज्म है और जो धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद, ये दोनों संविधान के अभिन्न अंग हैं, उनका जो मूल भावना है उसके साथ है। तो ये तीन तो इनके बहुत फेमस जो है डिसीजंस हैं, जो अभी लेटेस्ट के जल्दी के हैं। अब जैसे ये पद संभालेंगे इनके सामने कुछ चुनौतियां भी आ जाएंगी। सबसे पहली चुनौती जो है, पहली बात तो इनका जो कार्यकाल है वो केवल 6 माह का है। तो जिस व्यक्ति को 6 माह का ही कार्यकाल मिले उससे बहुत ज्यादा उम्मीद तो नहीं की जानी चाहिए, लेकिन सीजेआई का पद एक ऐसा पद है कि अगर वो उस पद पे कोई 1 घंटे भी रहता है तो कुछ निर्णायक फैसला कर सकता है। अब इनके सामने जो चुनौती है यह है कि 2 पद पहले से खाली है। एक पद है जस्टिस हिमा कोहली का और दूसरा जो चंद्रचूड़ जी, जो अभी हमारे पहले सीजेआई थे, इनके पहले वो रिटायर हो गए हैं। और उसके अलावा जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस सीटी रवि कुमार, ये लोग जनवरी 2025 में रिटायर हो जाएंगे। अर्थात ये 4 पद खाली हो गए हैं और इन 4 पदों पर नए जजों की नियुक्ति की जानी है। और आप जानते हैं कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये कोलिजियम के थ्रू डिसाइड होता है और जो हमारी प्रेजेंट सरकार है वो इस कोलिजियम के खिलाफ है। उसका मानना है कि इस कोलिजियम में जो है परिवारवाद और तरह तरह के वाद जो है जुड़े हुए हैं। जिसका पोता जज था, उसका दादा जज था, उसका पिता जज था, ये इस तरह की जो परिवारवाद इसमें झलकती है। तो इसको सरकार को इसमें हस्तक्षेप बढ़ना चाहिए, ऐसा ये वर्तमान सरकार चाहती है। लेकिन जजेस जो हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, वो ऐसा नहीं चाहते हैं। वो एक उनका मानना है कि अगर इसमें सरकार का हस्तक्षेप बढ़ गया तो न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो समाप्त हो जाएगी। इसलिए इनके सामने चुनौती है कि कोलिजियम के माध्यम से 4 नाम डिसाइड करना, उन 4 नामों को राष्ट्रपति के पास भेजना, सरकार को कॉन्फिडेंस में रखना, जिससे कि राष्ट्रपति महोदया उन 4 नाम पे अपनी मुहर लगा दें। दूसरी चुनौती है कि एक बहुत पुराना केस जो है सबरीमाला टेम्पल में वाला केस चल रहा है, जिसमें यह है कि जो महिलाओं को जो है परंपरा के विपरीत सबरीमाला मंदिर में प्रवेश की अनुमति देना चाहिए कि नहीं। ये 2018 से जो है 9 जजों की बेंच के पास केस चल रहा है, अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया है। अब इनके सीजीआई बनने के बाद ये अपेक्षा की जाती है कि इस केस का जल्दी से जल्दी निपटारा कराएंगे। उसके अलावा जो एक और प्रवृत्ति देखी गई है कि जो सरकार जो है मनी बिल का सहारा लेकर के, जो मनी बिल का सहारा लेती है और कुछ उससे जुड़े हुए दूसरे मुद्दे जो वास्तव में मनी बिल नहीं है, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इस तरह के बिलों को मनी बिल की कैटेगरी में रख करके उनको जबरदस्ती पास करवाने का प्रयास करती है। इसके ऊपर इनको हो सकता है कि कोई बेंच बनानी पड़ जाए, संवैधानिक बेंच। इसके अलावा एक और मुद्दा है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ नॉन कंसेंसुअल मैरिटल सेक्सुअल इंटरकोर्स। एक और केस पड़ा हुआ है इस समय वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कि जो शादी विवाह में बिना सहमति के
शारीरिक संबंध बनाने को अपराधीकरण घोषित किया जाए, आपराधिक केस माना जाए। ये केस चंद्रचूड़ जी के सामने आया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि अभी और दूसरे जरूरी मुद्दे हैं, इसलिए इसकी सुनवाई अभी नहीं शुरू करेंगे। लेकिन अब हो सकता है इनके आने के बाद फिर से जोर पकड़े। इसके अलावा एक और जो सबसे कठिन मुद्दा होता है किसी भी चीफ जस्टिस के सामने, कि वो मास्टर ऑफ द रोस्टर होता है। मास्टर ऑफ द रोस्टर का मतलब यह है कि वो ये डिसाइड करेगा कि कौन सा केस कौन लड़ जो है सुनवाई कर सकता है। अब जैसे कोई अगर साइंस टेक से जुड़ा हुआ केस है या कोई ट्रेड इंडस्ट्री का जुड़ा हुआ केस है, तो सभी लोग हर मामले में एक्सपर्टाइज नहीं होते हैं। वो लॉ के तो एक्सपर्टाइज हैं, लेकिन उस ट्रेड उस फील्ड के एक्सपर्टाइज नहीं है। तो सीजीआई कोशिश करता है कि जो उस फील्ड का एक्सपर्ट हो, जजेस में 30 जजेस की जो है वो होता है कोरम, तो उसको जो है केस उसके पास भेज दिया जाए। और इस मुद्दे पे हमेशा जो है जो सीजीआई के खिलाफ जो है जो दूसरे जज हैं वो उसकी आलोचना करते रहते हैं। उनका यह मानना है कि जो चीफ जस्टिस होते हैं वो अपने चहेते जजों को अच्छे अच्छे महत्वपूर्ण केस एलोकेट कर देते हैं, जिनमें वो फैसले देते हैं। वो फैसले ऐतिहासिक बनते हैं, नजीर बनते हैं, पूरे देश में उनका नाम होता है, उनके साथ एक इतिहास जुड़ जाता है। और जो उनके चहेते नहीं होते हैं उनको ऐसे ही बस देते रहते हैं, अपना सुनवाई करते रहते हैं। ये मुद्दा तब सामने आया, उठा तो कई बार, लेकिन 12 जनवरी 2018 को एक बहुत विवादित चीफ जस्टिस थे दीपक मिश्रा। उनके खिलाफ 4 जजेस ने सारे नियमों को तोड़ते हुए, सारे प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए एक प्रेस मीट बुला ली दीपक मिश्रा के खिलाफ। और उनका कहना है कि हमको जो जितने भी इंपॉर्टेंट केस हैं वो दीपक मिश्रा उसी बेंच को दे देते हैं जिस बेंच के वही हेड हैं, जिससे कि उनका नाम होता है और उनको उसका अप्रत्यक्ष रूप से कुछ ना कुछ लाभ मिलता है। और इस पर जब उससे बात की गई तो उन्होंने कोई भी जवाब देने से मना कर दिया दीपक मिश्रा ने। ऐसा ही 4 जजों का कहना था। उसमें एक रंजन गोगोई थे, एक चेलम्मा करके कोई 4 जज थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, 2018 का मामला है, 6-7 साल हो गया। तो ये मुद्दा जब आया था तो पूरे देश में ये हवा उड़ गई कि जो जज जो है नागरिकों के अधिकारों का की रक्षा करने की लिए जो प्रतिबद्ध हैं, उनके अधिकारों का खुद ही रक्षा नहीं हो पा रही है। सुप्रीम कोर्ट के भीतर उन्हीं जजेस के अधिकारों का हनन हो रहा है। तो उस समय बड़ी किरकिरी हुई थी सुप्रीम कोर्ट की। अब ये जो जस्टिस खन्ना है, इनके कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं, क्योंकि कहा जाता है कूद के पांव पालने में नजर आते हैं। तो इनके अंकल, इनके चाचा जो है वो भी वो जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट में, और उनका नाम था HR खन्ना। और उनको सुप्रीम कोर्ट के इतिहास का लेजेंड माना जाता है, और उनको कहा जाता है चैंपियन ऑफ पर्सनल लिबर्टी। जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता थे कि वो बहुत बड़े हिमायती थे। इमरजेंसी के दौरान उन्होंने कुछ ऐसे फैसले दिए कि वो सरकार के साथ डायरेक्ट टकराव में आ गए, और अपने उन फैसलों के कारण इनको भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो पद है उससे कीमत चुकानी पड़ी। अर्थात उस समय की जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने थी, उन्होंने इनको सुपरसीड करके जो इनके जूनियर थे उनको चीफ जस्टिस बना दिया, जो उनके साथ तारतम्य में थे, जो उनके साथ कॉन्फिडेंस में थे। तो चैंपियंस ऑफ पर्सनल लिबर्टी जस्टिस HR खन्ना, ये इनके सगे चाचा थे। आइए और कुछ इनके बारे में जानते हैं। इन्होंने 1983 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना लॉ पूरा किया और हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने लगे। कई प्रकार के वाइड वैरायटी ऑफ केसेस इन्होंने हैंडल किए। उसके बाद जो है वे सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल के पद पे नियुक्त हो गए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में, और उसके बाद वही दिल्ली हाईकोर्ट में ही एडिशनल जज के रूप में नियुक्त किए गए 2005 में, और 2006 में वहीं पे परमानेंट हो गए। He was among very few judges who were promoted directly to Supreme Court from his parent High Court.
नॉर्मली होता क्या है कि जब कोई जज हाईकोर्ट में जज बन के नियुक्त होता है, हाईकोर्ट का जज बनता है, फिर वो हाईकोर्ट का जज जब एक लंबे समय के बाद वो किसी दूसरे हाईकोर्ट का या उसी हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनता है, या किसी उसी हाईकोर्ट की किसी दूसरी बेंच का चीफ जस्टिस बनता है, मतलब काफी सीनियर हो जाता है, तब वो जो है इतना काबिल समझा जाता है कि वो जो है अब सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में जा सकता है, उसको इतना अनुभव हो गया है, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी है, इसका मतलब। लेकिन ये जो जस्टिस संजीव खन्ना हमारे वर्तमान सीजेआई हैं, ये कभी किसी भी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं रहे। ये हाईकोर्ट में जज थे और उसके बाद सीधे वो सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में अपॉइंट हो गए, और 32 जो जज थे हाईकोर्ट के सीजेआई, वो इनसे सीनियर थे। अब ये 32 कहां से हो गए? 32 मतलब 32 लोग जज और सीजेआई, हाईकोर्ट के सीजेआई इनसे सीनियर थे, जिन्हें पहले मौका मिलना चाहिए था नियम से। लेकिन कभी कभी तो लगता है कि कोलिजियम पर जो विवाद सरकार खड़ा करती है वो सही करती है, लेकिन अब इसके विषय में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। कभी कभी व्यक्ति में इतनी योग्यता होती है कि आप उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। संभवतः जो संजीव खन्ना जी हैं वो ऐसे ही काबिल व्यक्ति हैं। उन्होंने जनवरी 18, 2019 में सुप्रीम कोर्ट में इनका अपॉइंटमेंट हुआ था, और ये मई 13, 2025, इतने समय तक, करीब 19 से लेकर के 25 तक, 6 साल और कुछ महीने इनका कार्यकाल सुप्रीम कोर्ट में रहेगा। सबसे दुर्भाग्य की बात है कि जब लोग चीफ जस्टिस बनते हैं उसके बाद किसी का कार्यकाल 6 महीना, किसी का 8 महीना, किसी का साल भर रहता है, और उतने दिनों में तो यही समझने में बीत जाता है कि वास्तव में सुप्रीम कोर्ट और भारत की जुडिशरी की समस्या क्या है। उसको ग्राउंड लेवल पे काम करने का मौका ही नहीं मिलता, और कुछ यही दुर्भाग्य खन्ना जी के साथ भी है। देशवासियों को बहुत उम्मीद है कि खन्ना जी अपनी देशवासियों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। जीएस जीनियस परिवार की ओर से जस्टिस संजीव खन्ना को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने की बधाई, और हमें उम्मीद है कि वो देशवासियों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और आम जनता के लिए वो कुछ ऐसे फैसले देंगे जिनको सदियों तक याद रखा जाएगा। चलिए आइए लेक्चर को समाप्त करते हैं। आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।